हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम शिवम और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। और आज जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है चैप्टर 13 केस। हिंदी में केस को कारक कहते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, तो इसे ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दें, कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूँ, पहले उनको समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, ही इज ईटिंग। यहाँ आप बताएं और समझें कि खाने का काम कौन कर रहा है? ही, वह खा रहा है, तो खाने का काम कर रहा है ही। ऐसे में जो काम कर रहा है ये क्या है? कर्ता, कारक। ठीक है, तो जो कारक है वो क्या है? ही। इसी तरीके से अगर हम कहें आई एम गोइंग टू हिम, आई एम गोइंग टू हिम, यहाँ आपको दो कारक दिखाई देंगे, एक आई दिखाई देगा और एक हिम। ये दोनों ही कारक हैं, दोनों ही दिखाई देंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों कैसे हैं? तो इसके जवाब के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो केस है, कारक है, इसको हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसके तीन भेद दिए गए हैं, काइंड्स दिए गए हैं। इन्हीं काइंड्स के माध्यम से हमें समझना होगा कि केस क्या है और बारी बारी से हम तीनों को ही समझेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं रीड करके कि ये तीन कौन कौन से केस हैं। तो पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पोजेसिव केस। और हम बारी बारी से तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। इन तीनों को आप याद कर लें कौन कौन से केस हैं। तो पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस जो है वो कहता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है तब वह नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। परिभाषा तो आपने पढ़ ली, आप याद भी कर लेंगे, लेकिन इसको आपको समझना होगा। यहाँ ध्यान दें, उदाहरण यहाँ देखें, राम इज ईटिंग। अब राम इज ईटिंग, तो यहाँ राम खा रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा? जो काम कर रहा है वही जो है वो नॉमिनेटिव केस है। फर्स्ट सेंटेंस में राम जो है ये क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। वैसे ही अगला सेंटेंस अगर आप देखें तो कहता है कि काउज ईट ग्रास। यहाँ घास कौन खाता है? तो गायें खाती हैं। तो ये जो गायें हैं ये घास खाने का काम कर रही हैं, इसलिए ये काउज क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। वैसे ही रीड्स इन क्लास 6। क्लास में पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो ही। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला व्यक्ति या जानवर या कोई भी चीज़ होगी वो ही नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, किसी भी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस वो वर्ड होगा जो काम कर रहा होगा या काम को पूर्ण कर रहा होगा। ही इट्स मैंगो, ही इट्स मैंगो। अगर हम कहें ही इट्स मैंगो, तो यहाँ काम कौन कर रहा है? यानी कि आम खाने का काम कौन कर रहा है? तो वो ही कर रहा है, इसलिए ये ही जो होगा वही नॉमिनेटिव केस होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार और समझें। किसी भी सेंटेंस में
काम करने वाला जो व्यक्ति होता है या काम संपूर्ण करने वाला, काम पूर्ण करने वाला जो भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वही नॉमिनेटिव केस होता है। यहाँ परिभाषा भी देख लें। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में, कर्ता मतलब जो काम कर रहा हो, हिंदी है, आसान है समझना। कर्ता यानी जो काम कर रहा हो, जो काम को पूर्ण कर रहा हो। जैसे ही वॉशेज क्लॉथ्स, ठीक है। तो कपड़ा धोने का काम कौन करता है? ही। और इसीलिए ही जो है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। वैसे ही रीड्स, अगर हम ये कह दें कि ही रीड्स, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो ही, वह पढ़ता है, वह जो है वो पढ़ता है, तो ही क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। यानी कि नॉमिनेटिव केस में कर्ता जो है यानी कि सब्जेक्ट, वही पहले आता है। आप एक तरीके से देखें तो वो पहले आ रहा है। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, काम करता है राम। काउज ईट ग्रास, यहाँ गाय घास खाने का काम करती है, कर रही हैं, तो गायें, सॉरी, तो ये गायें क्या हो जाएंगी? नॉमिनेटिव केस। वैसे ही रीड्स इन क्लास 6, तो क्लास 6 में कौन पढ़ता है? तो ही। तो इस तरीके से ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। अगला जो है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये भी बिल्कुल आसान है। यहाँ देखिए कहता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहते हैं, तब वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होने समझे जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा जी? नाउन या प्रोनाउन या किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहे हों। जो नाउन और प्रोनाउन हो, ये वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट मीन्स होता है अक्सर, जैसे आप बताएं ही इज गोइंग टू मार्केट, अगर हम कह दें ही इज गोइंग टू मार्केट, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे कहाँ, आप तो कहेंगे कि ही है, लेकिन ही नॉमिनेटिव केस है। ध्यान रखें, ही जो है ये नॉमिनेटिव केस है, जबकि जो मार्केट हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। वैसे ही ईट्स मैंगो, ठीक है। तो यहाँ ही जो है ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है। ईट्स वर्ब है, ठीक है। और यहाँ भी क्या कहा गया है कि वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ये जो वर्ब है यानी ईट्स जो है, ये मैंगो को बता रहा है, यानी वो खाता है। अगर सिर्फ कह दें तो क्लियर नहीं होगा कि क्या खाता है, लेकिन अगर हम कह दें ही ईट्स मैंगो, तो ऐसे में क्लियर हो जाता है कि वह आम खाता है। आप इसका बिल्कुल ही इसको तोड़ें सेंटेंस को, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? वह आम को खाता है, वह आम को खाता है। यानी कि को हिंदी में कारक अगर आपने पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, इस तरीके की चीज़ों को आपने पढ़ा। तो ही इट्स मैंगो में ये ईट्स और ईट्स जो है, यानी कि आप क्या कहते हैं कि वह खाता है। और अब ये क्लियर करना है कि वो क्या खाता है, तो हम कहते हैं कि मैंगो, ठीक है। तो ऐसे में ही जो होगा वो नॉमिनेटिव केस होगा और मैंगो जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ आप देखिए ही इट्स राइस, यानी यहाँ पे राइस जो है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस होगा। यानी आप हमेशा ध्यान रखें कि अधिकतर मामलों में 99% मामलों में सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो लास्ट में ही आता है। वैसे ही और हमेशा ये भी याद रखें कि वर्ब को और ज़्यादा स्पष्ट करने का काम करता है ऑब्जेक्टिव केस।
ठीक है ना। वर्ब को ऑब्जेक्टिव केस जो है वो स्पष्ट करने का काम करता है। आगे आई एम गोइंग टू हिम, यहाँ ध्यान दें कि आई एम गोइंग टू हिम, यहाँ आई जो है ये नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो काम पूरा करने का काम कर रहा है वो है आई। अभी आपने नॉमिनेटिव केस पढ़ा था ऊपर। गोइंग टू हिम, यहाँ देखिए टू जो है ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और अभी ऑब्जेक्टिव केस जो है ये वर्ब और प्रीपोजिशन को ज़्यादा क्लियर करने का काम करता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस जो है ये हमेशा प्रीपोजिशन को और वर्ब को ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा क्लियर करने का काम करता है। जैसे यहाँ कह रहे हैं आई एम गोइंग टू हिम, सिर्फ रहता आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर नहीं हो पाती कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मैंने कह दिया मैं जा रहा हूँ, ये क्लियर नहीं है। टू हिम, टू मार्केट, टू स्कूल, ये बोलना अगर हमने पढ़ा, ये अगर हमने कहा तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? तो टू हिम या टू स्कूल, टू मार्केट। तो ये जो हिम है इसके आने से ये गोइंग ज़्यादा क्लियर हो गया, और टू जो ज़्यादा क्लियर हो गया कि मैं उसके पास जा रहा हूँ। गोइंग टू हिम, यानी ये हिम जो है ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यहाँ तो आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज क्लियर कीजिएगा, इसको जब बनाइएगा इसके एक्सरसाइज, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताई हैं। अगला जो आता है ये आता है पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस सबसे आसान है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस थोड़ा थोड़ा आपको लगा होगा कि थोड़ा सा हार्ड है या अजीब लग रहा है, लेकिन वो भी आसान थी, और इस चैप्टर में सबसे आसान है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस बिल्कुल ही आसान है, इसलिए क्योंकि जहाँ भी आपको लगे कि सेंटेंस में अधिकार बोध है या ऐसी भावना प्रकट की गई है जिससे संबंध या अधिकार समझ में आता है, तो ऐसी जगह पे पॉजेसिव केस होगा। कैसे? तो आइए समझाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज राम्स काऊ, ठीक है। यहाँ एक चीज यूज हुई है, इसको एपिस्ट्रॉफी एस कहते हैं। ये जो एस यूज हुआ है ना, इसको हम एपिस्ट्रॉफी एस कहते हैं। दिस इज राम्स काऊ में इसकी हिंदी होगी यह राम की गाय है। जब भी एपिस्ट्रॉफी एस यूज होता है तो वहाँ पे उसकी हिंदी हो जाती है की, का, इस तरीके का, के, ये चीज़ें जो हैं हो जाती हैं। तो दिस इज राम्स काऊ मतलब कि यह राम की गाय है, तो यहाँ राम्स काऊ, ठीक है। तो ये संबंध भाव प्रकट हो रहा है, संबंध बता रहा है। राम्स एपिस्ट्रॉफी एस जो है ये संबंध बता रहा है। वैसे ही शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो माई है ये क्या हो जाएगा? ये अधिकार का भाव है ना, तो इसीलिए ये पॉजेसिव केस हो जाएगा। वैसे ये राम्स जैसे पॉजेसिव केस था, वैसे ही माई, सोहंस, ये सभी क्या हो जाएंगे? पॉजेसिव केस। दिस इज हिज कार, किसकी? सॉरी कार नहीं, कैट। दिस इज हिज कैट, किसकी कैट? तो हिज, उसकी, तो हिज क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस हो जाएगा। यानी कि जहाँ भी अधिकार बोध होता है वहीं पे पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। एक नोट दे रहा है जैसा, उसको भी हम ध्यान दें। कहता है कि नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में, उसका रूप बिल्कुल नहीं बदलता है, ध्यान रखें। लेकिन पॉजेसिव केस में इसके रूप में परिवर्तन होता है। कैसे? ये चीज़ जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे है, ये आपने, अगर आपको याद हो तो, प्रोनाउन पढ़ते वक्त भी देखी होंगी। यहाँ आपको नॉमिनेटिव केस के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। नॉमिनेटिव केस के ये वर्ड्स हैं।
वहीं ये देखिए आप ऑब्जेक्टिव केस के ये वर्ड्स हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या है ये मैंने बता दिया था। नॉमिनेटिव केस क्या है ये भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, इनको समझने के लिए आपको मेरे पहले के वीडियोस देखने चाहिए। वहाँ आपको समझना चाहिए जाके कि आखिर इसे कहते क्यों हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। ये आपको वहीं डिटेल्ड वे में समझाया गया है, जहाँ आप जाके इसको समझ सकते हैं। हमें सिर्फ अभी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को समझना है। इसे मैंने दूसरे वीडियोज में समझाया है, जहाँ मैंने प्रोनाउन और एडजेक्टिव को पढ़ाया था। तो अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ जाके वीडियो को देखने की ज़रूरत है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्सरसाइज 27, जिसे मैं समझा देता हूँ और आपको इसे ज़रूर ही बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे बनाया तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर से तरीके से समझ पाएंगे। कह रहा है कि इंडिकेट द कास्ट ऑफ द वर्ड्स विच आर इन बोल्ड प्रिंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यूज द मेथड एज शोन इन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। यानी कि इस उदाहरण में जैसे समझाया गया है वैसे ही आपको भी करना है। सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को बताना है। ये तो काफ़ी आसान है। पॉजिटिव केस भी बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले ही दिखा दिया गया है। राम बीट्स श्याम। राम क्या कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है। किसको, तो श्याम को। तो राम काम कर रहा है इसलिए ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। पिटा कौन रहा है, तो श्याम पिटा रहा है, यानी वर्ब को ज़्यादा क्लियर करने का काम कौन कर रहा है, श्याम। राम बीट्स, अगर सिर्फ इतना रहता, राम बीट्स सिर्फ इतना रहता, राम पीटता है, तो ये क्लियर नहीं होता। लेकिन जैसे ही श्याम आया ये चीज़ क्लियर हो गई कि राम श्याम को पीटता है, यानी श्याम ज़्यादा क्लियर कर रहा है चीज़ों को, इसलिए श्याम ऑब्जेक्टिव केस होगा। वैसे ही बाकी भी दिए गए हैं। यहाँ शी इज़ माई सिस्टर, यहाँ सी जो है ये नॉमिनेटिव केस है, मेन सब्जेक्ट है इसलिए नॉमिनेटिव केस है। माई को अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पे स्वामित्व का भाव आता है, अपनेपन का अधिकार बोध होता है, वो पॉजेसिव केस होता है, इसलिए माई जो है ये पॉजेसिव केस है। तो इस तरीके से आपको बाकी के भी सेंटेंसेस यहाँ दिख रहे हैं, जिसको आपको बनाना है। आप वीडियो पॉज करें और इसके आंसर्स बनाएं, जिनके आंसर्स मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, जहां आप उसको मैच कर लीजिएगा कि कौन से सेंटेंस में कौन नॉमिनेटिव केस है, कौन ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा पॉजेसिव केस है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे फिर से मैं आप पॉज कर लेंगे। मैं यहाँ पे लाके इसको स्टॉप मैंने किया है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और इसके आंसर्स आप मैच कर लेंगे जब मैं आंसर्स अपलोड करूँगा। आगे कहता है कि नाउन के पॉजेसिव केस बनाने की विधि क्या है। तो इस विधि को देखिए, ये बहुत ही आसान विधि है, इतना आसान जितना चाय बनाना होता है। तो फर्स्ट है राम की किताब। यहाँ देखिए, मैंने अभी पढ़ाते वक्त बताया था कि का, के, की, इस तरीके की चीज़ें हों तो हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो जब हम कहते हैं राम की किताब, तो राम की इसकी अंग्रेजी हो जाएगी राम्स। ठीक है। वैसे ही लड़की की गुड़िया, तो लड़की की, यानी कि द गर्ल्स। यहाँ द क्यों आया, इसको समझने के लिए आपको आर्टिकल वाले चैप्टर का वेट करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। राजा का पुत्र, द किंग्स सन। ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ही क्लियर रहें कि का, के, की का जब भी यूज हो तो एपिस्ट्रॉफी एस यूज होता है। गाय का दूध, द काउज मिल्क। एक्चुअली जब हम इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ ही लें तो बेटर होगा। जब भी हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं तो मैक्सिमम जगहों पे द का यूज होता ही होता है। हाँ, प्रॉपर नाउन के पहले तो द का यूज नहीं कर सकते, ये तो आप जानते ही होंगे।
लेकिन जातिगत शब्दों में द का यूज होता है, बस इतना जान लें। जातिगत जितने भी शब्द हैं उनके पहले द का यूज होता है। जैसे हम द गर्ल कह रहे हैं तो इससे समस्त लड़की जाति का बोध हो रहा है। द किंग कह रहे हैं तो इससे समस्त राजा लोगों का बोध होगा। द काऊ कह रहे हैं तो समस्त गाय जाति का बोध होगा। तो इस तरीके से ये द का यूज हुआ है। मनुष्य का जीवन तो मैंस लाइफ, ठीक है। और भी ज़्यादा क्लियर इसको करने के लिए आपको आर्टिकल के वीडियो का वेट करना होगा, जहाँ पे द को और ज़्यादा क्लियर किया जाएगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो इसलिए आप हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, बस वेट करें। आगे कह रहा है कि प्राणीबोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं रहता है, उसके अंत में एस जोड़कर पॉजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे पुरुषों का ड्रेस। अब ध्यान दें, ये पुरुषों, मैन का प्लूरल होता है मेन। सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियो में पढ़ें, मैंने अपलोड किया है। तो पुरुषों का ड्रेस देखें, यहाँ पुरुषों यानी प्लूरल है, तो प्लूरल है तो मैन का होता है मेन। और जब मेन की बात आती है तो होता है एपिस्ट्रॉफी एस, और यहाँ हो जाता है मेंस ड्रेस। वैसे ही बच्चों का स्कूल तो चिल्ड्रन होता है प्लूरल चाइल्ड का, यहाँ पे चिल्ड्रंस हो जाता है। ध्यान रखें, बिल्कुल याद रखें, इसको क्लियर रहें, क्योंकि अभी इसके आगे आपको जो रूल मिलेगा उससे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आप कंफ्यूज ना होंगे। स्त्रियों का महाविद्यालय, तो यहाँ देखिए विमेंस कॉलेज, विमेन MEN है, यानी कि वुमेन का प्लूरल है विमेन, तो विमेंस कॉलेज हो जाता है। अगले रूल की बात करें, हम पिछले रूल से इसको जोड़ के अभी पढ़ेंगे। यहाँ देखिए प्लूरल जो वर्ड्स हैं उनमें हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ हम एपिस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। क्यों? तो यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ ध्यान दें, लड़कों का स्कूल, अब बॉय का तो प्लूरल बॉयज ही होता है, दूसरा कुछ तो होता नहीं है। बॉयज का प्लूरल तो बॉय का प्लूरल तो बॉयज ही होगा ना, इसका तो जैसे मैन का मेन हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, बॉयज जब हमने बोला तो लास्ट में एस आ रहा है खुद ब खुद, तो ऐसे में यहाँ फिर एस नहीं लगाएंगे, बॉयजेज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। हम सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगा देंगे, यानी बॉयज लिख के और सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगा देंगे तो लड़कों का हो जाएगा, ठीक है। लड़कियों का अगर बात करें तो यहाँ देखिए गर्ल्स, यहाँ गर्ल्स हो जाता है। यहाँ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज ये वाला नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। वैसे ही घोड़ों की पूछें, तो पूछें हॉर्सेस पहले से है एस और सिर्फ यहाँ लगेगा एपिस्ट्रॉफी। यहाँ से इस रूल को इसके साथ कंबाइन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किया तो गड़बड़ हो जाएगी। कहीं आप ये ना सोच लें कि सारे प्लूरल के साथ सिर्फ एपिस्ट्रॉफी एस यूज होता है, एपिस्ट्रॉफी यूज होता है। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि सभी प्लूरल्स के साथ सिर्फ एपिस्ट्रॉफी यूज होता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वैसे प्लूरल जिनके लास्ट में एस आ रहा है उन्हीं के साथ सिर्फ एपिस्ट्रॉफी यूज होता है, जिनके में एस नहीं आ रहा है उनमें सिर्फ उनमें एपिस्ट्रॉफी एस यूज होता है। जैसे यहाँ हुआ था, मैन का होता है मेन, और मेन के साथ लास्ट में तो एस आ नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी है कि मेंस हो जा रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, मेन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस यूज होगा। वैसे ही बच्चों का स्कूल, तो यहाँ पे भी लास्ट में एस नहीं आया, सिर्फ चिल्ड्रेन है सिर्फ, तो इसीलिए यहाँ पे भी एपिस्ट्रॉफी एस यूज होगा। अगर अगले की बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी आपको समझा दिया कि कैसे प्लूरल के साथ एपिस्ट्रॉफी का ही यूज होता है, इसका यूज नहीं होता। कह रहा है कि निर्जीव वस्तु के साथ संबंध सूचित करने के साधारणतः ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है, न कि एपिस्ट्रॉफी एस का, ठीक है ना, या फिर एपिस्ट्रॉफी, इसको हम एपिस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर सिर्फ एक कमा की तरह, इसी को एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो जितने निर्जीव हैं वहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि स्कूल का नाम तो स्कूल्स नेम, हम ये ऐसे लिखते हैं अगर स्कूल्स नेम,
तो ये क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। वहाँ हम क्या करेंगे, द नेम ऑफ द स्कूल लिखेंगे। ध्यान रखें, द नेम ऑफ द स्कूल, यानी निर्जीव जितने भी होते हैं उनके साथ हम का यूज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस या फिर एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। स्कूल, घर, कुर्सी, कुएं, गांव, बिहार, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव शब्द हैं, और ऐसे में इनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। अगर हम कह दें कि घर का दरवाज़ा, तो द डोर ऑफ द हाउस, यानी ऑफ का यूज हो रहा है। कुर्सी की टांग, द लेग ऑफ द चेयर, यानी ऑफ का यूज। यहाँ पे कुर्सी की टांग के लिए लेग्स चेयर नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमेशा द लेग ऑफ द चेयर हम यूज करेंगे। ठीक है। कुएं का पानी, द वाटर ऑफ द वेल, ऑफ द वेल, ध्यान दें, वेल्स वाटर नहीं लिख सकते। इसको अगर हम लिखेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसको गलत माना जाएगा। ठीक है। वैसे ही वृक्ष की डाली, द ब्रांच ऑफ द ट्री, न कि ब्रांचेस ट्री। ब्रांचेस ट्री एपोस्ट्रोफी लगा के हम लिखें तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जितने भी निर्जीव होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी या फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम भूल कर भी नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि ऐसे फ्रेजेज में जब ऑफ प्रयुक्त रहता है तब प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अनिवार्य होता है। ऑफ का यूज रहता है तो नाउन के पहले द लगाना है, यही बस कह रहा है। नाउन के पहले द का यूज, जब भी ऑफ यूज करेंगे तो हम द का यूज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आगे ये चीज़ें अभी आप सिर्फ पढ़ लें, अगर क्लियर नहीं होंगी तो एक्सरसाइज बनाते वक्त और क्लियर हो जाएंगी, और एक्सरसाइज में अपलोड करूँगा। आगे कहता है कि प्राणीबोधक नाउन के साथ दोनों ही कंस्ट्रक्शंस संभव है। प्राणीबोधक, ठीक है ना, गाय, राम, हाँ यहाँ पे द फ्रेंड ऑफ राम हम कह सकते हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस मत लगाइएगा और एस मत लगाइएगा, ये पहले ही बता दिया गया है। तो इस तरीके से ये आप याद रखें कि ऑफ वाला भी जो सेंटेंस था वो भी यहाँ अप्लाइड है, वैसे ही एपोस्ट्रोफी एस वाला भी सेंटेंस यहाँ रूल जो है वो अप्लाइड है, सेंटेंस नहीं रूल। वैसे ही द फ्रेंड ऑफ राम या राम्स फ्रेंड, काउज मिल्क या फिर द मिल्क ऑफ द काऊ, तो ये आसान है। अगला रूल कहता है कि एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग सामान्यतया प्राणीबोधक नाउन के अंत में किया जाता है, निर्जीव वस्तु के नाम के अंत में नहीं, परंतु कुछ परिस्थितियों में निर्जीव के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है। तो ये जो रूल नंबर 6 है, यहाँ कह रहा है कि प्राणीबोधक नाउन के अंत में सामान्यतया किया जाता है, निर्जीव वस्तु के नाम के अंत में नहीं, परंतु कुछ परिस्थितियों में निर्जीव के साथ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। तो यहाँ देख लीजिए, समय, दूरी तथा वजन सूचक शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। ठीक है, समय, दूरी, वजन सूचक शब्द। तो यहाँ ध्यान दें, वीक्स, हॉलीडे, ठीक है ना, तो ये समय सूचक है, अ वीक्स हॉलीडे। उसी तरह इन अ ईयर्स टाइम, 5 days लीव, 6 years, इस तरीके से ये जितने समय सूचक शब्द हैं, ठीक है, फुट्स लेंथ, दूरी है ये, फुट्स लेंथ, या फिर अ पाउंड्स वेट, वजन सूचक शब्द जो हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। सामान्यतया चेयर, टेबल, इन सबों के साथ हम नहीं करते हैं और करना भी नहीं है। ठीक है, अगला है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक है, जैसे नेचर्स लॉज, इंडियाज हीरोज। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, तो इसको समझना पहले अनिवार्य है।
नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं, नेचुरल थिंग्स, ठीक है। जैसे नेचर्स लॉ, प्रकृति का कानून नेचुरल होता है। इंडियाज हीरोज, कौन है इंडिया के हीरो? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, इस तरीके के जो लोग हैं। तो ये पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ये मानी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना। जो मानी हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल यूनिवर्सल, बिल्कुल हैं, तो ऐसे में एपिस्ट्रॉफी का यूज, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज दोनों का करते हैं। एट डेथ्स डोर, मृत्यु के दरवाजे पर। एट ड्यूटीज कॉल, जब कर्तव्य बुलाता है। सन्स रेज, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ हैं एक्चुअली। तो ऐसे में ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं, एपिस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। कुछ प्रचलित प्रयोग, मर्सिज से हर्ट्स कंटेंट एट हिज विट्स, ये शब्द क्या हैं? ये सब शब्द आपको अक्सर फ्रेजल वर्ब्स के रूप में या फ्रेजेस के रूप में देखने को मिलेंगे। जब आप आगे इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको ये सब शब्द ज़रूर मिलेंगे। तो ये एक्चुअली आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेशल नोट्स देख लें। हिंदी के संबंध कारक से युक्त शब्द समूहों का अंग्रेजी अनुवाद जब एपिस्ट्रॉफी एस या एपिस्ट्रॉफी की मदद से होता है तब शब्द क्रम दोनों भाषाओं में सेम रहते हैं। जैसे राम की गाय, अब यहाँ पे जनरली जो सेंटेंस बनता है उसमें कहा जाता है कि इंग्लिश से हिंदी में उलट जाते हैं शब्द, लेकिन यहाँ क्या होता है? सेम होता है। राम की गाय तो राम्स काऊ, घोड़ों के पाँव तो हॉर्सेज फिट। सिर्फ एपिस्ट्रॉफी यूज होगा क्योंकि यहाँ हॉर्सेज आया है। गाय का दूध तो द काउज मिल्क। वैसे ही जब अनुवाद ऑफ या किसी अन्य प्रीपोजिशन की मदद से होता है तब शब्द क्रम ठीक उल्टा हो जाता है। अब उल्टा हो जाएगा कैसे? तो राम की गाय, तो यहाँ गाय क्या हो गया? पहले आ गया और राम बाद में आया, ये ध्यान दें। ऑफ का यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस पहले आ जाएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव केस जो आपको लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट बाद में आया है, ये पहले आ जाएगा और राम जो है ये बाद में आएगा, द काऊ ऑफ राम। घोड़ों के पाँव, ठीक है, तो पाँव क्या हो गया? पहले आ गया और घोड़ों का जो है ये बाद में चला गया। इसी तरीके से यहाँ ध्यान दें, वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी बताया। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म और आपको बनाना है एक्सरसाइज 28। कहता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल, जितने तरीक़ों से पॉसिबल हो ट्रांसलेट कीजिए। तो आपने अभी जो रूल्स पढ़े हैं उनके आधार पे इन्हें आपको सॉल्व करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस काबिल हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ मैंने वीडियो रोका है, आप पॉज करके इसको बनाइए। यहाँ आपको दिए हुए हैं इसके वर्ड में